एज बढ़ती जा रही है, लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जी। रिश्तेदार तो सबके इतने खास होते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान तो वही करते हैं। लेकिन हुँ। एक बोलेगा कि यहाँ से आएगा मेरी गारंटी, आप थंबनेल भी देखते होंगे, इसके हाँ। बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। जी, जी। 100% गारंटी। तो एग्जाम के बाद वो 100% गारंटी वाले पता नहीं हुँ। कहाँ जाते हैं, 8-10 एग्जाम क्लियर करते हैं, बार बार डीवी करा के सीट भी खराब करते हैं, जी। ताकि अपना नाम थोड़ा फेमस कर सकें, उसके बाद अपने नाम से बुक छाप देते हैं। एग्ज़ाम की आपने कहीं से तैयारी की थी या सेल्फ स्टडी से ही आपने प्रिपेयर किया था? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। तो कौन-कौन सी वो बुक्स हैं जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फ़ॉलो की थी? तो आप नो इन सब के नोट्स कैसे बनाते थे? क्या आपका वो तरीका रहता था नोट्स बनाने का? तो स्टोरी लगाते हैं कि ₹150 स्टोरी। में हिस्ट्री के नोट्स। अब हुँ। ₹150 में हिस्ट्री कवर हो रही होती तो कितना ईज़ी हो जाता सर एग्ज़ाम निकालना। उसका रिवीजन किस तरीके हम्म। से किया जाए और किस तरीके से उन्हें पढ़ा जाए कि हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे? कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, उन्हें किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में वो कैसे मतलब तैयारी करें? तो परीक्षा वाणी जैसे हम पढ़ते हैं तो वन लाइनर है वो और पॉइंट टू पॉइंट उसमें जो है हमें आंसर्स दिए हैं या कहें कि कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो उनको याद कैसे करा जाए? जो जॉब वाले हैं वो कैसे तैयारी करें और कैसे अपना टाइम मैनेज करें? जिसमें गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, साथ में प्राइवेट जॉब भी है। किस तरीके से पहाड़ के बच्चे को तैयारी करनी चाहिए जिसके पास वो संसाधन नहीं है? आप गवर्नमेंट जॉब निकालने लायक हैं नहीं। आप जी, इतना जी। पढ़ाई कर नहीं सकते, आप बैठ नहीं हुँ। जी। सकते। मेरी मतलब जिस जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी, मुझे रिजल्ट थोड़ा लेट ही मिला, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट करा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ ना करें जो मैंने करी। तो अर्जुन का ये क्वेश्चन है कि पढ़ाई के दौरान नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें? और हिंदी उत्तराखंड जीके के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन-सी किताब है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है लव का, वो कहते हैं कि उत्तराखंड जीके याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें। फालतू मोटिवेशनल स्पीकर को ना सुनिए, वो केवल टाइम वेस्ट ही करते हैं। जी। क्योंकि हमारे पास तो भगवत गीता है, अगर थोड़ा बहुत मैंने भी बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं माय टॉक शो। मेरे साथ इस समय सुमित हैं और सुमित ने जो हाल ही में ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, उसमें 4th रैंक प्राप्त की है। तो सुमित से उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, उनकी बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे, क्या वो टाइम टेबल फॉलो करते थे, उसके बारे में जानेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पर लाइक और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो स्वागत है सुमित आपका माय टॉक शो में। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। तो सुमित आप अपने बारे में थोड़ा बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा। नमस्कार सर, जय श्री राम। मेरा नाम सुमित जोशी है। मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, और स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय बनबसा से हुई है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया मैंने ग्राफिक यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं टीचिंग की लाइन में ही था। मैं बीटेक कॉलेज में पढ़ाता था, देहरादून के किसी प्राइवेट कॉलेज में। तो उसके बाद जब कोविड आया तो मैंने थोड़ा तैयारी शुरू करी, और उसके बाद कुछ एग्जाम निकालने शुरू करे, और अभी फिलहाल एक परसों जो रिजल्ट आया है ये क्लियर हुआ है। अच्छा, तो सुमित इससे पहले भी आपने कुछ और एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें आपने सफलता हासिल की हो? हाँ सर, मैं अभी वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब पर ही हूँ। वो क्लर्क 746 वाला जो एग्जाम था, उसमें मेरे जी। को नगर पालिका परिषद रानीखेत में मिला था, तो मैं अक्टूबर से वहीं पर जॉब में हूँ। उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड भी हुआ था, उसमें मैं नहीं गया, और जो दोबारा क्लर्क हुआ था उसमें भी नहीं गया। अच्छा। और कुछ एग्जाम में अनसक्सेसफुल हुए, जैसे 9 जुलाई को वीडियो हुआ था, उससे पहले जो पटवारी हुआ था, और लोअर पीसीएस वगैरह अभी वो उसका भी प्री निकला था। हुँ, और हुँ। अभी आरओ का मेरा निकला हुआ है, और ईओ में भी अभी 2 टाइम्स लिए हैं, ईओ का एग्जाम भी निकला तो सुमित जैसा आपने बताया कि आप अक्टूबर से जॉब में थे और एग्ज़ाम हुआ था हमारा 31 दिसंबर को। तो इस दौरान जो है। है जी जी। आपको हालाँकि आप तैयारी पहले से ही कर रहे थे, लेकिन जो रिवीज़न का टाइम रहता है वो आप कैसे मैनेज करते थे? जैसे अक्टूबर, नवंबर हो गया, नवंबर में आपने रिवीज़न किया होगा तो ऑफ़िस आना, ऑफ़िस से जाना, फिर खाना बनाना और ये सब आप कैसे टाइम मैनेज करते थे इस बीच में? टाइम टाइम का कहें तो टाइम तो इतना नहीं मिल पाया, लेकिन ये है कि जिस समय घर में थे उससे पहले 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करी थी, तो अभी टाइम नहीं भी मिला तो वो पूर्व ज्ञान पर जो आधारित था, जितना भी नॉलेज था, तो उसके अकॉर्डिंगली चल पड़ा। थोड़ा बहुत 1-2 घंटा मिले, क्योंकि फिर ऑफिस भी होता है, खुद खाना भी बनाना होता है, तो ये सारी चीज़ों के साथ थोड़ा जी। मुश्किल था, लेकिन कर लिया एडजस्ट। तो सुमित एग्ज़ाम की आपने कहीं से तैयारी की थी या सेल्फ स्टडी से ही आपने प्रिपेयर किया था? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा। तैयारी की ज़रूरत ऐसी ऐसा महसूस हुई नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली होता है सारा, मतलब पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल उस तरह से नहीं है कि कुछ साइंस टेक्नोलॉजी हो, या इसमें ज़्यादा मैथ्स का भी रोल नहीं है, तो मुझे लगता है कि सेल्फ से हो जाता है ये। जी, जी। तो कौन-कौन सी वो बुक्स हैं जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फ़ॉलो की थी या किनको आप पढ़ते थे और किस तरीके से पढ़ते थे? सर इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या पढ़ा जाए, क्योंकि आज के समय तो कम टाइम है। आजकल मतलब ये है कि हर 3-4 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम हो जाता है। पर हम जब थे, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी मार्च 2020 में, उसके बाद 2021 आया, कोविड ही रहा, तो हमें लग गया था कि उस समय कुछ एग्ज़ाम तो होने वाले हैं नहीं। तो मैंने जी। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, जैसे उत्तराखंड में मैंने अलग-अलग किताबें पढ़ी। मतलब मैंने इस वजह से नहीं पढ़ा कि कोई एग्ज़ाम निकालना है। जैसे हुँ। बद्रीदत्त पांडे की बुक पढ़ी, या यशवंत कटोच, सारी बुक जितनी भी बड़े-बड़े राइटर्स की होती हैं, या गढ़वाल का इतिहास है, कुमाऊँ का इतिहास है, अजय रावत है, तो उन सबको डीप डीप में पढ़ता था। केवल मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक भी है, मतलब एग्ज़ाम से हट के भी मुझे पढ़ने का शौक है। जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे लोगों को नोवेल पढ़ने का शौक होता है, तो हुँ, उस हुँ। तरह मैंने पढ़ाई करी। एग्ज़ाम के उससे नहीं पढ़ा उत्तराखंड। और बाकी जो एग्ज़ाम के लिए बुक होती है, परीक्षा वाणी और अजय रावत, मुझे लगता है यही 2 बुक से हो जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ना है तो इतना पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है, जैसे कोविड की वजह से हमारे पास बहुत टाइम था उस वक़्त, तो जी। इसलिए बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा उत्तराखंड। तो हिंदी में तो मुझे लगता है लूसेंट तो जैसे कि सभी पढ़ते हैं,
और एक घटना चक्र की बुक आती है सर हिंदी में। जी। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दिए होते हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, तो उस सोल्यूशन में काफी सारे एग्जांपल दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्यायवाची का क्वेश्चन है, तो उसके सोल्यूशन में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो मुझे लगता है वो अच्छी बुक है, और भी अच्छी बुक है, लेकिन ये है कि मैं मुझे जो ठीक लगा लगा अपने पढ़ने के दौरान, तो ये दो बुक सही लगी हिंदी के लिए, लूसेंट और घटना चक्र। अच्छा अच्छा। और जीएस के और लिए सर ये है कि जीएस के लिए है कि आपको लूसेंट ही पढ़नी है। वो तो एक रेफरेंस बुक के तौर पे लेनी है, लेकिन अब जैसा पैटर्न है, पहले तो चल जाता था कि आप लूसेंट या एक दो बुक से कर ले, लेकिन अब लूसेंट के साथ आपको हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर बुक पकड़नी पड़ेगी। जैसे आप किसी भी पब्लिकेशन, घटना चक्र पब्लिकेशन हो, दृष्टि आईएएस का पब्लिकेशन हो, या कोई भी बड़े पब्लिकेशन होते हैं, हर सब्जेक्ट की एक एक बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे एक हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड बुक ले ली, या कोई जी राइटर भी आपको पसंद हो। बस ये मतलब ले दे के बाद ये है कि डीप पढ़ना है। आप, जी। हो सकता है किसी को परीक्षा वाणी की हिंदी की वो सॉरी हिस्ट्री की बुक अच्छी लगती है, किसी को दृष्टि की बुक अच्छी लगती है, तो कोई सी भी ले लीजिए, बस ये है कि थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा जी। तो इसके अलावा जैसे अब करंट अफेयर का आता है, तो करंट अफेयर कहाँ से फॉलो करें? क्योंकि करंट अफेयर तो अनंत है, मतलब यूट्यूब पे इतने वीडियोस हर दिन चलते रहते हैं, और हर वीडियो कम से कम 1 आवर की लगभग रहती है। तो कैसे उसको उसको प्रिपेयर करें लोग? हाँ, तो करंट अफेयर में ये है कि आपको जो यूट्यूबर पसंद हो, क्योंकि लगभग क्योंकि बनाते सब न्यूज़पेपर और न्यूज़ से ही हैं, तो एक तो जी। आप डेली कोई लोकल न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है, वो इंग्लिश में तो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ऑप्शन है। किसी को हिंदी पसंद है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो भी न्यूज़पेपर आता है उसको हम्म। डीप पढ़ने की आदत डालिए। स्पेशली जैसे जो नेशनल लेवल की खबरें होती हैं वो तो हमें न्यूज़ व्यूज में भी कवर हो जाती हैं, लेकिन जो हम्म। लोकल लेवल की खबरें आती है कि उत्तराखंड में मान लीजिए कोई कोई डैम का अनावरण हुआ है, या कुछ भी कोई छोटी चीज बनी है, या किसी को राष्ट्र जी धरोहर घोषित किया गया किसी साइड पे, तो वो जी न्यूज़पेपर के कहीं बीच में कहीं छुपी होती है ना। जी तो जी जी। न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़ प्लस नेशनल न्यूज़ दोनों कवर करना है, तो आपको किसी भी लोकल हिंदी, मतलब लोकल तो नहीं कहेंगे, नेशनल हिंदी न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है। उसमें जो लोकल के पेज आते हैं, जैसे आप हम्म। अल्मोड़ा के हैं तो वहाँ की खबरें ज्यादा आएंगी, आप पिथौरागढ़ के हैं जी तो कुछ पेज उसके ज्यादा आएंगे। तो जी जी ओवरऑल उत्तराखंड की खबरें भी और नेशनल खबरें भी दोनों ही न्यूज़पेपर से हो जाए, तो उसके बाद कोई भी यूट्यूबर आपको पसंद हो जिसके आप डेली करंट अफेयर देखते हो, बस डेली देखिए। जी। और जो थोड़े छोटे वीडियो हो 20-30 मिनट के, थोड़ा 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, जल्दी हो जाएगा। और फिर हम्म। मंथली, मतलब जैसे आप डेली न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर कवर कर रहे हो, उसके बाद एक मंथली भी देख लिया या वीकली देख लिया, तो हो जी। जाता है कवर। और बच्चों का एक एक क्वेरी रहती है कि जैसे मैथ्स का पोर्शन रहता है, और कुछ बच्चे उसको करते हैं और कुछ नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को मैथ्स करनी चाहिए या छोड़ दी जानी चाहिए? क्योंकि अभी तक मतलब उत्तराखंड में उस लेवल की मैथ्स तो नहीं आती है ना, सिंपल और नॉर्मल लेवल की मैथ आती है। तो आपका क्या व्यू है इस पर? हाँ सर, जैसे मेरा तो बैकग्राउंड साइंस से था, तो मैथ्स का काफी यूज रहा, तो मैंने जी। तो कभी नहीं पढ़ी। लेकिन जिसका ये बैकग्राउंड नहीं रहा है, या जो आर्ट से रहा है, जिनकी मैथ्स कमजोर है, तो उनको थोड़ा देखना है, पर कंपेरेटिवली कम देखना है। जैसे आप जीएस और उत्तराखंड तो बहुत ज्यादा देखेंगे, तो आप मान के चलिए कि हफ्ते में आप 2-3 दिन आधा एक घंटा देख लें तो भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी मैथ्स चाहे कितनी भी वीक हो, लेकिन लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा हर दूसरे तीसरे दिन आप आधा घंटा देखेंगे, जिस लेवल की यहाँ आती है, उस जी। हिसाब से वो कवर हो जाएगा। सुमित, आपकी इस जर्नी में यूट्यूब का क्या रोल रहा? क्योंकि आजकल सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब में भी मान लीजिए आप किसी लेक्चर को देख रहे हैं, तो बच्चे क्या है, भटक जाते हैं, वहां से कहीं और पहुंच जाते हैं। तो हम्म यूट्यूब के बारे में थोड़ा बताइए, आपने इसकी किस तरीके से हेल्प ली, और किस तरीके से फोकस होकर आपने हम्म। सिर्फ वही चीजें देखी जो आपको देखनी है? हाँ सर, यूट्यूब के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हम ना दो गुट में बटे हुए हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने केवल यूट्यूब से पढ़ा, मैंने किताबों जी। से नहीं पढ़ा। तो हम्म। पर्सनली मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं खुद की बात करूं, तो यूट्यूब में मैंने करंट अफेयर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगर आपको कोई टॉपिक, मान लीजिए आप किताब पढ़ने की आदत डालिए, मैं जैसे कि मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, हर सब्जेक्ट की एक डेडिकेटेड बुक पढ़िए। आपको कोई हम्म। पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे लेट सपोज ज्योग्राफी के टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जी। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कुछ इस तरह का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो थोड़ा हम्म। समझाने वाला टाइप का है, तो जी। आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो एक जो ज्योग्राफी का कोई बेस्ट टीचर है उसको ढूंढ के पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक शेड्यूल मत बनाइए यूट्यूब का, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जी। यूट्यूब में कंफ्यूजन बहुत है। अगर हो सकता है कोई अच्छा भी पढ़ाता हो, बहुत लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम्म। एक बोलेगा कि यहाँ से आएगा मेरी गारंटी, आप थंबनेल भी देखते होंगे, इसके बाहर हाँ। कोई सवाल नहीं आएगा, जी जी। 100% गारंटी। तो एग्जाम के बाद वो 100% गारंटी वाले पता नहीं हम्म। कहाँ जाते हैं। तो ये है सर, यूट्यूब थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। तो और जी। सेल्फ स्टडी का रिटेन रहता है यूट्यूब में, आप सुन लेंगे, नोट्स बना लेंगे, वन लाइनर नोट्स बना लेंगे, आपको लगेगा मैंने 1 घंटे में 100 टॉपिक के नोट्स बना दिए। लेकिन हम्म। आप डिटेल में पढ़ेंगे, 1 घंटे में आप 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको लाइफ लॉन्ग रिटेन रहेगा। और वही शायद मेरे साथ भी हुआ थी, क्योंकि जॉब में जाने के बाद टाइम तो मिला नहीं, लेकिन जी जी। जो बहुत डीप पढ़ा था पहले वो रिटेन रहा। तो सुमित, जैसे आपने बताया आपने मोस्टली जो पढ़ाई की है वो बुक्स से की है, तो आप इन सबके नोट्स कैसे बनाते थे? क्या आपका वो तरीका रहता था नोट्स बनाने का? हाँ जी, नोट्स के लिए एक और है, हमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, तो मैं भूल गया था। नोट्स हमेशा खुद के बनाइए। जी। ये सबके लिए मैसेज है। नोट्स हमेशा खुद के बनाइए, किसी के नोट्स परचेज मत कीजिए। आजकल इंस्टाग्राम में उसको स्टोरी लगाते हैं कि 150 रुपए में हिस्ट्री के नोट्स। अब हम्म। 150 रुपए में हिस्ट्री कवर हो रही होती तो कितना ईजी हो जाता सर एग्जाम निकालना। हाँ वो तो है। इसके लिए मेहनत चाहिए ना आप। तो आप जैसे पहली बात तो ये मत सोचिए कि आज आप बैठे कि मैं 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाऊंगा, आपको टाइम नहीं रहा, आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो अलग बात है। तो हम्म। आप पहले कुछ टाइम नोट्स बनाने में दीजिए। आप जैसे मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की, आप इंडस वैली से शुरुआत करते हैं या वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं,
तो उस टॉपिक में जो जो लगता है, पहले आपने जिस भी बुक से पढ़ा, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर देखेंगे, डिफरेंट स्टेट के भी पेपर देखेंगे, या क्वेश्चन के तौर पे आप कोई लूसेंट की क्वेश्चंस वाली बुक ले ली है, घटना देखते की, तो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले आप उस दिन वो देखेंगे, तो उस हिसाब से अपने नोट्स बनाने तैयार कीजिए। आपको टाइम लगेगा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, लेकिन जब वो नोट्स बन जाएंगे तो बाद में उनको पढ़ना बहुत ईजी होगा। और तो जब एग्जाम दूर है तो आप डीप में पढ़िए, जब एग्जाम पर है, मान लीजिए 20 दिन 25 दिन में, तो अपने नोट्स उस समय पढ़ना ज्यादा बेटर रहता तो आपके पास अगर कुछ नोट्स अभी होंगे तो हम उसके आप हमें फोटो भेज दीजिएगा, वो हम स्क्रीन पर लाके है। जो स्टूडेंट को दिखा देंगे कि किस तरीके से नोट्स बनते हैं या बनाते हैं लोग जो टॉपर्स होते हाँ हैं। सर, मैं भेज दूंगा, बट वो मेरे नोट्स किसी को समझ में नहीं आते और मैं बहुत गंदे नोट्स बनाता हूँ, मतलब मैं आपको हम्म। भेज दूंगा पर वो मेरे लायक ही हैं, वो आपको भी शायद समझ में नहीं इससे ये हो जाएगा थोड़ा लोग स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से नोट्स बनाए, तो उन्हें थोड़ा आइडिया आए। मिल जाएगा। और जैसे आपने बताया कि नोट्स ठीक अपने ठीक ठीक। बनाने चाहिए और किसी के नोट्स परचेज करके हाँ हम उसको पढ़ नहीं सकते, वो बात सही है, हाँ क्योंकि हाँ। अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम उसको ही छोटे फॉर्म में जो लिखते हैं उसे ही नोट्स कहते हैं, जो हमें याद नहीं हो रहा है। हम्म। अगर ऐसे में आप कहीं ऑनलाइन जगह से नोट्स खरीदेंगे और फिर उसे रटना स्टार्ट करेंगे, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट उसके पीछे का, वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप नोट्स तो रट लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे, और बाय चांस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आ गया तो फिर उस नोट्स का तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। जी सही कह रहे हैं सर, एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप डीप पढ़ेंगे एक टॉपिक को, आप उसको बहुत टाइम देंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिटेन रहेगा ना। कॉपी जी। करके आप बना तो लेंगे, जैसे हम्म बहुत लोगों को लगेगा कि मैं टॉपर हूँ, या परसों अभी आपने रैंक 1 का भी इंटरव्यू लिया, वो भी शायद अभी पब्लिश कर, तो इनके जी। नोट्स पढ़ेंगे तो हम भी कुछ कर लेंगे। लेकिन ये है कि हम्म। आप खुद अगर नोट्स बनाएंगे तो आप हो सकता है मुझसे भी अच्छे नोट्स बनाएंगे जो मैंने बनाए हैं। क्योंकि जी। जब उसमें आप डीप पढ़ के मेहनत करके बनाते हैं तो वो बेस्ट नोट्स होंगे। तो अब आते हैं नोट्स, हमने मेकिंग हमने कर ली है, अब आते हैं हम रिवीजन की तरफ। नोट्स तो बना लिए मान लीजिए हमने, तो उसका रिवीजन किस तरीके हम्म से किया जाए और किस तरीके से उन्हें पढ़ा जाए कि हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, क्योंकि पढ़ तो सभी लेते हैं, 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग लगा हम्म लेते हैं, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता, हम्म। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो मेरी आदत सर ये थी, जैसे मान लीजिए अभी सर पर कोई एग्जाम नहीं है, एग्जाम जो अगला एग्जाम है वो 3 महीना दूर है, 4 महीना दूर है, तो एक मतलब लंबा टाइम होता था, तो मेरा ये रहता था प्रोसेस कि जैसे मैंने दिन भर बुक पढ़ ली या जो भी अपनी स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ ली डीप में, और जी। शाम को जब थोड़ी एफिशिएंसी लो हो जाती है रात को खाना खाने के बाद, जैसे मेरे को लेट नाइट पढ़ने की आदत थी। पर ये होता यह है कि हम जितना अच्छा दिन में पढ़ते हैं, या जैसे जैसे दिन ढलता है हमारे पढ़ते रहते हैं, लॉन्ग आवर्स बैठते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी कम होती जाती है पढ़ने की। तो उस जी। समय मैं नोट्स को अपने बार बार पढ़ता था, क्योंकि अपने नोट्स पढ़ना ईजी होता है, एक बार बनाने में तो मेहनत लगी। हम्म। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि टाइम को बांट दिया था, जैसे दिन में बुक्स पढ़ ली और रात को अपने नोट्स पढ़ लिए, और जब एग्जाम पास आ गए, 20 25 दिन बचे, तो केवल और केवल नोट्स ही पढ़े बार 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 बार। तो ये रहता था तो सर पूरा प्लान। जी, तो क्या आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की थी या आप घर पे रह के पढ़ते थे? नहीं सर, मैं लाइब्रेरी कभी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मैं कंटिन्यू बैठ नहीं पाता हूँ। मेरी आदत ये थी कि मैं अगर 15 20 मिनट बैठूंगा तो मेरे में डिस्ट्रैक्शन बहुत था सर। तो अच्छा। उसके लिए मैंने ये विकल्प निकाला कि मैं बहुत देर तक पढ़ता था। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं दिन में मैंने पूरे 24 घंटे में 3 4 घंटा पढ़ता हूँ, तो वो हम्म। सही है। अगर आप 3 4 घंटा बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ते हो, अपना मोबाइल कहीं साइड रख के, आपको कोई मतलब नहीं है फोन से, जी। तो 3 4 घंटे सफिशियंट है। पर ये था कि मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मैं 8 10 घंटे मुझे बैठना पड़ता है। अगर मैं जी। उसको कंपेयर करके खुद 3 4 घंटा बैठता, तो शायद मैं सफल नहीं हो पाता। तो मुझे पता था कि अब डिस्ट्रैक्शन है और वो ठीक भी नहीं हो रहा है, तो मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए। तो मतलब ये है कि जी। जैसे आजकल लाइब्रेरी का चलन चला है, तो घर पे रह के भी हम इजीली कोई अगर तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है। हाँ सर, ये आजकल मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये चलन बहुत ज्यादा चले हैं कोचिंग के, लाइब्रेरी के। अगर जी। आपके घर में एक शांत वातावरण है तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और सुमित, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे आप कह रहे थे आपने सेल्फ स्टडी की है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, उन्हें किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में वो कैसे मतलब तैयारी करें? क्या वो कोचिंग लें, सेल्फ स्टडी करें, या किसी मेंटर की हेल्प लें जिससे कि वो एग्जाम में सफल हाँ हो पाए? जी जी सर, अगर आप पहला केस तो यह है कि जो हमारा सिलेबस है उत्तराखंड का, चाहे यूकेपीएससी का हो चाहे यूके ट्रिपल एससी का हो। अब मैं जी। मेंस की बात अलग कर दे रहा हूँ, जो पीसीएस लोअर पीसीएस में होते हैं उनको अभी साइड रख के बात करते हैं। तो जो वनडे एग्जाम है, वो सारे देखा जाए तो एक 8 साइड पर बेस्ड है सारे जो सिलेबस है। साइंस के क्वेश्चन भी हमारे कम ही आते हैं, तो जी। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो पढ़ के कोई भी ग्रेजुएट आदमी समझ सकता है, चाहे वो 12वीं पास हो, वो उस टॉपिक्स को समझ सकता है। तो पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कोचिंग की जरूरत है। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि मेरा वो लेवल नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन कीजिए, मतलब जो आपके नियर बाई हो, या आप कहीं दूर पहाड़ों में रहते हैं तो आप ऑनलाइन कीजिए। पर इस चक्कर में मत पढ़ना कि आज मैंने इस यूट्यूबर से ये लेक्चर देख लिया, कल जी। किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर किसी कोचिंग का पढ़ दिया। एक नियमबद्ध हो जाता है इंसान अगर एक कोचिंग ज्वाइन भी करता है तो। हम्म। पहले तो जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है जरूरत है तो आप एक नियमित कोचिंग कीजिए, मतलब एक प्रॉपर एक बैच ज्वाइन करिए, ताकि आप डेली डेली आपका रूटीन हो सके कि इस समय कोचिंग पढ़नी है, फिर रिवीजन करना है। और जी। ऑनलाइन होने की वजह से सुविधाएं अच्छी है, थोड़ा फीडबैक दे दीजिए कौन सी कोचिंग अच्छी है। तो मुझे तो आइडिया नहीं है कोचिंग का, मैंने तो करी नहीं, लेकिन हाँ यह है कि जिसको पता हो और जो जहाँ थोड़े अच्छे हाईली क्वालिफाइड टीचर हो जो अच्छे से पढ़ाते हो, तो कर सकता है ज्वाइन, अगर उसको खुद नहीं समझ में आ रहा ठीक है सुमित। इसके बाद आते हैं सुमित, जैसे बच्चों का रहता है कि
मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि आप देखते हैं अभी अभी तो एग्जाम थोड़ा टाइमली हो रहे हैं, लेकिन आज से हम अगर एक दो साल पहले की बात करें तो एग्जाम जो है बहुत लंबे अंतराल में होते थे, मतलब काफी गैप रह जाता था एग्जाम का, जो है नोटिफिकेशन आने के बाद जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसमें। तो अभी तो जो है थोड़ा टाइमली टाइमली हो रहे हैं। तो इस दौरान जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे एक दो नंबर से भी रह जाते हैं, और कुछ का उस कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो खुद को कैसे मोटिवेट रखें इस दौरान? सर आपने ये लंबे अंतराल की बात करी, ये तो हमारा तो पूरा देखा हुआ है ये सब। जी जी। आप जो तो दो हजार प्रोसेस से होके बीस आए हैं इक्कीस के पूरा। पूरे गैप के बाद, हाँ, पूरे 2019 के बाद जो बड़ा एग्जाम हुआ वो फिर 2021 में ही हुआ था, ये 746 वाला। तो उस बीच कोविड वगैरह आया, ये सब आया। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था, वो माहौल भी ऐसा था मोटिवेट रखना। पर मोटिवेशन के लिए ये है कि थोड़ा आप पॉजिटिव रहिए। थोड़ा आप में कोई हॉबी होनी चाहिए। लेट सपोज आपको म्यूजिक पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, तो आप उसको डेली बेसिस पे करिए। ये मत सोचिए कि मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊंगा फिर मैं अपने शौक पूरे करूंगा। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा पढ़ाई जी और अपने शौक के बीच। जी जैसे लेट सपोज मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैं उसको मैनेज करके चलता था घूमने के साथ। जैसे 2-4 महीने में कहीं घूम लिए इस तरह से। तो आपको जो भी म्यूजिक खेलना, इसको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, म्यूजिक का शौक है, घूमने का शौक है, तो आप उसको अपनी पढ़ाई के बीच मैनेज करके चलिए। अगर आप केवल पढ़ाई करते रहेंगे तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो एकदम जी किताबी कीड़ा नहीं बनना है एग्जाम निकालने के लिए। थोड़ा जी लाइफ में एंजॉय भी जरूरी है, और उसको बैलेंस करके चलिए अपनी पढ़ाई के साथ। बहुत ज्यादा एंजॉय भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करना, जी। बैलेंस मतलब करके चलना है सब कुछ। जी जी, बैलेंस करके चलना है आपको, ताकि आप दोनों को प्रॉपर समय दे पाएं। और हाँ, मेनली अगर जो केवल आपका। पढ़ाई करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा सब। जी जी अब फिर आपको यह कि अगर पढ़ाई आपकी हॉबी है, आपकी और कोई हॉबी नहीं है, आपको दिल से मजा आ रहा है, तो आप जी वो किताबी कीड़ा बन सकते हैं, मतलब जो 24 घंटे पढ़ते रहता है। पर मेरे साथ तो ऐसा था कि उतना ज्यादा भी पसंद नहीं था पढ़ाई करना, बस करनी पड़ती थी। तो जो भी अपने शौक थे मैंने भी पूरे किए, और दूसरों को भी यही बोलूंगा कि जो भी शौक है उनको पूरा करें। ये मत सोचिए कि जिस दिन सेलेक्ट होऊंगा फिर कुछ करूंगा। जी। अगर पढ़ा ही शौक है तो अलग बात है। सुमित, आपने बताया जैसे आपने परीक्षा वाणी की हेल्प ली, अजय राउत की हेल्प ली। तो परीक्षा वाणी जैसे हम पढ़ते हैं तो वन लाइनर है वो, और पॉइंट टू पॉइंट उसमें जो है हमें आंसर्स दिए हैं, या कहें कि कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो उनको याद कैसे करा जाए, क्योंकि आप एक बार पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे और तीन बार पढ़ लेंगे, लेकिन याद करना जो है उस फैक्ट को काफी एक लंबा प्रोसेस है, मतलब याद नहीं होते जल्दी से वो, और याद भी हो जाते हैं तो कुछ हम्म। दिन बाद बच्चे भूल जाते हैं। तो उसको कैसे टैकल करें? जी। तो हम परीक्षा वाणी को ना कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके देखते हैं एक बार। जी। अगर उसका हिस्ट्री का पोर्शन लिया जाए तो वो उतना खास नहीं है, तो उसके लिए तो हम अजय रावत पढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसका जो संस्कृति का पोर्शन है वो बहुत अच्छा है। इवन वन लाइनर से ज्यादा काफी चीजें उसमें एक्सप्लेन भी की गई हैं, जो जी संस्कृति वाले 2-3 चैप्टर हैं। जी जी और उसके बाद कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के हैं, क्योंकि हमने जो ज्योग्राफी हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होती है हमने, तो उसी की तरह है। मतलब मान लीजिए रिवर सिस्टम है, हमें जैसे हम अपने यहाँ का कोई रिवर सिस्टम पढ़ लें, अलकनंदा रिवर सिस्टम पढ़ लें या गंगा जी रिवर सिस्टम पढ़ लें, तो हमें जो उसका बेसिक नॉलेज है रिवर्स के बारे में, क्या क्या टाइप होते हैं रिवर्स के चैनल के, वो सब हमें पहले से पता है। तो जी हम परीक्षावाणी में जितना दिया है उतना सफिशियंट है। कुछ ज्योग्राफी के लिए हो गया, हिस्ट्री के लिए कम है तो उसके लिए हम अजरावत पढ़ ही रहे हैं, संस्कृति वाले पोर्शन के लिए हो गया। तो जी उतना भी ज्यादा वन लाइनर नहीं है। जो उसका शुरू में इंडेक्स चैप्टर दिया है वो वन लाइनर है, तो उसको मेन चैप्टर पढ़ने के बाद उस टॉपिक का जो वन लाइनर है वो हम पढ़ सकते हैं। तो जी। मुझे लगता है और बहुत बार पढ़नी पड़ेगी। कि जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है उसने तो ना जाने कितने बार पढ़ ली होगी वो। तो उसको बिल्कुल। तो पढ़ते ही रहना है, मतलब डेली 1 घंटा आपको परीक्षा वाणी को देना ही है। तो उसके अलावा भी आप हमने। कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ बुक्स का मैं आपको बताना चाहूंगा सर। जी जैसे कई बताइए। बुक्स आती हैं, अगर आप पे टाइम है, जैसे मैंने पर्सनली तो बहुत बुक्स पढ़ी है, मैंने बद्रीधर पांडे भी पढ़ी, गढ़वाल का इतिहास भी पढ़ी। लेकिन अब यह है कि आज के समय अगर आप में इतना पेशेंस है तो आप पढ़ सकते हैं। जी वो पढ़ा हुआ काम आएगा। मतलब डायरेक्ट उससे क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपने पढ़ा है। जैसे मेरे को पढ़े हुए अब वो सब छोड़े हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, जो मैंने डीप में हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी उत्तराखंड की। लेकिन मैं जी। ऑप्शन देख के रिकॉल कर लेता हूँ क्योंकि वो डीप में पढ़ा है। और एक हम्म चीज और है सर, काफी वन लाइनर बुकें आई हैं, काफी बुक्स ऐसी आई हैं। कई लोग, ऐसा होता है उत्तराखंड में, 8-10 एग्जाम देते हैं, 8-10 एग्जाम क्लियर करते हैं, बार बार डीवी करा के सीट्स भी खराब करते हैं जी। ताकि अपना नाम थोड़ा फेमस कर सकें। उसके बाद अपने नाम से बुक छाप देते हैं। हम्म उसमें होता कुछ नहीं है, वो भी वन लाइनर होती है। फिर उसका थोड़ा माहौल बनाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया आपको बताइए, बिल्कुल। टेलीग्राम में, हम्म इंस्टाग्राम के स्टेटस में, फिर लोगों को गुमराह करते हैं। आप चलो, हमें तो पता है, जो 2 साल से तैयारी कर रहा है मेरे भाई बहन उनको भी पता है। लेकिन हम्म जो नए नए लोग आए हैं वो गुमराह हो जाते हैं। तो मैं उनको यही राय दूंगा कि किसी की, जो हमारी परीक्षा वाणी है वो एक स्टैंडर्ड ऑथर ने लिखी है, जो हम्म। उत्तराखंड की, आप और स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। आप बलोदी जी की बुक पढ़िए, आप डीडी शर्मा पढ़िए। डीडी शर्मा मैं बताना भूल गया, वो भी काफी अच्छी बुक है। उसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं, उसमें भी थोड़ी डीप बुक है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। लेकिन ये जो वन लाइनर नई नई निकल के आ रही है, हर दिन मार्केट में कोई नई वन लाइनर छाप दे रहा है, तो उनसे थोड़ा बचने की जरूरत है। तो सुमित, आपने सारी बुकों के बारे में लगभग लगभग बता दिया है, रिवीजन के बारे में भी हमने जान लिया है। अब आते हैं हम आप खुद को एनालाइज करने पर, कि जैसे हमने मान लीजिए बुकें सारी पढ़ ली हैं, रिवीजन भी हमारा प्रॉपर चल रहा है। तो हम ये कैसे जज करें कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है? क्या इसके लिए हमें मॉक देने चाहिए, या जो क्वेश्चंस पेपर ऑनलाइन आजकल मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे भी मिलते हैं, एप्स पे भी मिलते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो साइटों पर कई अवेलेबल हैं, उनको हमको लगाना चाहिए? किस हम्म। तरफ हमें जाना चाहिए? सर मॉक देने के मामले में यह है कि अगर आप कोई, मान लीजिए एक अरिहंत की या किसी की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के 20-25-30 पेपर होते हैं, जी तो आप उन पेपर्स को करके देखिए। मान लीजिए आज
एवरेज कट ऑफ आज 74 75 जाने लग गई। तो आप उस पुराने पेपर में कम से कम अगर आप 80 82 नंबर ला पा रहे हैं तो थोड़े इजी होते थे, तो अगर आप उस पहले के पेपर में 80 82 83 नंबर ला पा रहे हैं तो मतलब आप 73 74 75 नंबर आज ला पाएंगे। जी लेकिन अगर किसी के पर्सनली बनाए हुए पेपर हो, जैसे टेलीग्राम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में तो कम ही फंसते हैं। जी जी। 50 50 रुपए में 50 50 पेपर मिलते हम्म। हैं। जी कोई जी अपने ऐप में बेच रहा है, कोई यूट्यूब के माध्यम से बेच रहा है, तो वो इतने टफ क्वेश्चन डालते हैं कि आपका मोरल ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। या इतने इजी क्वेश्चन डालेंगे कि आपको बहुत ज्यादा सातवें आसमान में चढ़ा देंगे। जी। तो मेरे को लगता है पुराने पेपर देखना ही ज्यादा सही रहेगा। और दूसरा ये है कि जैसे एसएससी की कोचिंग होती है या उसका सिलेबस होता है, उसमें क्या रहता है, टाइम टाइम बाउंडेशन रहता है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने हैं इतने घंटे में, इतने लगाने हैं, हम्म। इतने जल्दी करने हैं। तो यहाँ ऐसा है कि उस तरह के क्वेश्चन तो है नहीं। अगर आपने जी पढ़ा है तो आपका काम हो जाएगा। थोड़े बहुत मॉक जी दे दीजिए, पर मुझे लगता है पुराने पेपर सॉल्व करिए। जैसे 100 नंबर का आपने पुराना पेपर उठाया तो उसको एक साथ सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। और टाइम की प्रॉब्लम तो होती नहीं है यूके ट्रिपल एससी में, मुझे लगता है, क्योंकि जी। 2 घंटे मिलते हैं और केवल 100 ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। सबका 1.5 घंटे में हो ही जाता है वो। जी तो इस तरह कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं मॉक की किसी से खरीद के, जी। क्योंकि बहुत बहुत स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी रहती है, लेकिन यह है कि जाने अनजाने में वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन लगा के एक फायदा ये भी है कि आपको पता लग जाएगा कि जो यूके ट्रिपल एस सी है या यूके पीएससी है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है या किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करता है, तो उसका भी थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। हाँ सर, वो भी इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि पहले थोड़ा आइडिया मिल जाता था। अब आप देख हम्म। रहे होंगे कि यूके ट्रिपल एस हर पेपर में फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हाँ वो है। जैसे इस बार। अभी जो एग्जाम मेरा क्लियर हुआ है, तो इसमें ये क्या है कि उसने हर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अब आप उसको किस मॉक के थ्रू कर सकते हैं, आप ही सोचिए। कोई ऐसा मॉक तो बना नहीं रहा जिसमें स्टेटमेंट दे रहा है। तो जी जी। आपको मॉक से फायदा रहेगा, लेकिन 90% आपका काम उसी से होगा जो मैंने पहले बताया। आप हर सब्जेक्ट की एक डीप बुक पढ़ेंगे, 90% आपका काम वहीं से होगा। बाकी थोड़ा जी। बहुत मॉक वगैरह दे सकते हैं, पर इतना नहीं खो जाना है। मैं देखता था कि मैं भी जब तैयारी करता था, इवन मैं भी उस गलत प्रवाह में बहता चला गया कि दिन भर हम्म। मॉक दे रहे हैं, टेलीग्राम में मजा आता है, जी ऑनलाइन चैट खोल रखी है और सब मॉक दे रहे हैं। हमारे भी ग्रुप्स बने हुए थे काफी, जी। तो उसमें हम दिन भर मॉक देते रहते थे। लेकिन वो टाइम वेस्ट था, क्योंकि गलती हम कर चुके हैं, इसलिए बता सकते हैं ना दूसरों को। अब सुमित हम आते हैं मोबाइल की तरफ, कि आज के टाइम में मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन के सामने आया है। जैसे रील की लत हो या शॉर्ट्स की लत हो या सोशल मीडिया की लत हो, तो इसको कैसे अवॉइड करें या कितना मोबाइल चलाएं या चलाएं कि ना चलाएं। इसमें यह है कि सर आप मोबाइल चला सकते हैं, जैसे पता, रील की लत तो सर बहुत गंदी है। जी। रील तो ऐसा है कि वो कितना टाइम कंज्यूम करके पता ही नहीं चलता है। मान लीजिए हम्म। आपने 2 3 घंटा पढ़ाई करी, आप थक चुके हैं या स्ट्रेस्ड हो गए हैं, तो आपको आपको कुछ ऐसी चीज देख सकते हैं जो आपको पसंद हो यूट्यूब में। मान लीजिए आप माइंड हल्का करना चाहते हैं, आपने कॉमेडी देख ली या थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम कर लिया। लेकिन यह है कि आपने इतना कंट्रोल होना चाहिए। मान लीजिए आपने 30 मिनट का ब्रेक लिया, आप 30 मिनट फोन यूज करना चाहते हैं, तो फिर वो जी। 1.5 घंटे में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने 30 मिनट का ब्रेक लिया तो उतना ही हम्म। होना चाहिए। तो आप रिमाइंड करते रहना है, खुद से रिमाइंड करना है कि अब मेरे को क्या इतना ज्यादा फोन यूज करने की नीड है भी या नहीं। जी। तो वो सेल्फ कंट्रोल से ही होगा। अब सर उसका कोई फॉर्मूला तो ऐसा है नहीं सच। तो हो जाएगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा नहीं पढ़ना है मतलब इन चीजों में। अच्छा, आप कितना इस्तेमाल करते हो तैयारी के दौरान फोन। मैं तो सर, मुझे लगता है मैंने भी काफी टाइम वेस्ट किया इसमें। जी मेरी मतलब जिस जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी, मुझे रिजल्ट थोड़ा लेट ही मिला, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट करा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गलतियां ना करी जो मैंने करी। मेरा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था, इसी वजह से मुझे बहुत देर तक पढ़ना पड़ता था। अगर आप भी जी। 10 12 घंटे बैठ सकते हैं तब तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम भी कम है। जैसे अब मेरे हम्म। पास कम टाइम है, मैं दिन भर ऑफिस रहता हूँ। जी अभी जी। मेरा आरओ का मेंस है, उसके लिए प्रिपेयर भी करना है मेरे को। तो हम्म। अब मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि कम फंसूं इस चीज में। तो जी अब मैंने काफी कम कर दिया, लेकिन उस दौरान जब मैं घर में था, प्रॉपर केवल तैयारी कर रहा था, तब मेरा डिस्ट्रैक्शन था थोड़ा। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने तो गलती कर चुकी है, लेकिन जो आने वाले भाई बहन है छोटे, उनको यही राय दूंगा कि फोन में थोड़ा कम टाइम वेस्ट करें। तो जैसा आपने बताया अभी आप जॉब के दौरान दौरान तैयारी कर रहे हैं आरओ मेंस के लिए, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आता है कई बार कि जो जॉब वाले हैं वो कैसे तैयारी करें और कैसे अपना टाइम मैनेज करें, जिसमें गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, साथ में प्राइवेट जॉब भी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब जो है उसमें शिफ्ट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, और किसी की जल्दी रहती है, किसी की दिन की हम्म। रहती है और किसी की रात की रहती है, तो कैसे वो टाइम निकाले, कैसे मैनेज करे, उसको क्या करना चाहिए मतलब। सर इसमें मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपकी जो भी शिफ्ट है, मान लीजिए आपकी नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट है 9 to 5 या 10 to 5 वाली, तो आप अपने जो स्टडी आवर्स है वो ऑफिस जाने से पहले निकालिए। जैसे हम हमारा 10 बजे ऑफिस होता है, तो हम रूम के बगल में ही ऑफिस है, तो लगभग 10 बजे ही जाते हैं, निकलते हैं रूम से। उसमें 1 घंटा खाना बनाने के लिए चाहिए, नहाने धोने के लिए चाहिए। तो मैं जी कोशिश करता हूँ कि 1 2 घंटा सुबह जाने से पहले ही निकाल लूँ, क्योंकि दिन जब हम जॉब के बाद आते हैं तो हम बहुत थके हुए आते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं, हर कोई जो भी जॉब में है भाई बहन हमारे। जी। लेकिन आपका मेन प्लान ये होना चाहिए कि आप अपनी शिफ्ट में जाने से पहले ज्यादा पढ़ाई कर लें। और आने के बाद भी अगर आप में ताकत बचती है तो आप थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब जो खासकर जो प्राइवेट जॉब में है उनको तो ज्यादा जरूरी है पढ़ना, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। तो मेन जी फोकस ये रहे कि आप जाने से पहले ही थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करें, शिफ्ट में जी। जाने से पहले, चाहे उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़े या नाइट की शिफ्ट है तो शाम को पढ़ना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन पहले हो जाए वो काम तो ज्यादा बेटर। जी। एक सवाल ये है बहुत से स्टूडेंट्स का रहता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है जितने कि उनके जो साथ
तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हैं। बहुत से बच्चे देहरादून आके जी। पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत से बच्चे देहरादून से हम्म, बाहर भी जाते हैं तैयारी करने के लिए। तो जो बच्चा एक हम्म, पहाड़ में तैयारी कर रहा है, वो कैसे तैयारी करे और कैसे वो शहर के बच्चों के साथ कम्पीट कर पाए, ताकि वो जो लेवल है उनका सेम लेवल रहे। मतलब किस तरीके से पहाड़ के बच्चे को तैयारी करनी चाहिए जिसके पास वो संसाधन नहीं है। जी सर, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई पहाड़ में रहता है और उस पे या दूर रहता है और उस पे देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की जैसे प्लेन्स में शहर में आने का उतना ज्यादा संसाधन नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां आके रहेगा तो उसे जी। कोचिंग की फीस ही नहीं देनी है, खाने का भी करना है, अपने हम्म। पीजी का देना है या रूम लेके रहता है उस सबका खर्चा देना है, तो वो महीने में 8-10 हज़ार रुपये तो पड़ ही जाता है। जी। जी। अब लेट सपोज किसी के फादर की इनकम ही 20 हज़ार है, तो वो 8-10 हज़ार रुपये केवल एक बेटे की कोचिंग में खर्च करेंगे, तो वो भी थोड़ा जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा। जी। तो उनको करना ये चाहिए कि पहले अगर वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और उनके घर में अच्छा माहौल है तो उन्हें अपने घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि जी। आजकल बुक्स वगैरह तो अमेजोन पे मिल ही जाती हैं, चाहे उत्तराखंड के किसी भी कोने में। आपके गांव में नहीं भी मिलेगी तो आपके गांव के पास जो शहर होगा, मान लीजिए आप अल्मोड़ा के किसी गांव में रहते हैं, तो आपके घर तक नहीं भी पहुंचेगा तो वो अल्मोड़ा तक तो पहुंच ही जाएगा। तो आप उस एड्रेस पे अपनी जो भी स्टडी मटेरियल है मंगा के पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोचिंग की ही जरूरत है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, जी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, क्योंकि बाहर जाके रहेंगे तो बहुत खर्चा आएगा। तीसरी बात हम्म। है कि आपकी आर्थिक आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आपको जॉब की भी जरूरत है और आपको तैयारी भी करनी है, आपकी एकदम गोल वही है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो आप ऐसी जॉब करिए जिसमें छोटी शिफ्ट हो, मान लीजिए किसी शॉप की छोटी शिफ्ट होती है, उसमें अलग अलग एम्प्लॉय लगे होते हैं, 6 घंटे जी। की शिफ्ट हो, भले ही आपको हम्म। पैसा थोड़ा कम मिलेगा। आप इस हम्म। तरह की नौकरी ढूंढिए, ट्यूशन पढ़ा लीजिए अपने आसपास के लोगों को। जी। तो इस तरह की जॉब ढूंढिए जिसमें आप की शिफ्ट छोटी हो, ताकि आप पढ़ाई का ज्यादा, अगर आप 10 घंटे की शिफ्ट करेंगे तो फिर तो आप बहुत पढ़ना मुश्किल है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं आप, बहुत मतलब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तभी कर सकते हैं, नहीं तो जी। लंबी जॉब के बाद तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आपको जी। बहुत जरूरत है, जॉब करनी है फैमिली को संभालने के लिए, तो इस तरह के कुछ ऑप्शन देखने पड़ेंगे। जी। और इसमें एक चीज ये भी रहती है कि आप इस तरह की जॉब ढूंढें जिसको जो सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित रहे, मतलब उसको आपको घर पे लाना ना पड़े। अगर आप घर पे लेके आएंगे हाँ, तो इस फिर तरह की वो जॉब। आपकी आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस पैदा करेगा। जी सर, इसमें ट्यूशन सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप आपके आसपास कुछ बच्चे हैं तो आप उन्हें ट्यूशन पढ़ा लीजिए। आजकल तो शायद, मुझे तो पता नहीं, लेकिन 500-600 रुपये एक बच्चे से तो शायद जी। इतनी जी। फीस तो होती है या शायद ज्यादा होती है। तो आपको 10 बच्चे मिल जाएं, 8 बच्चे मिल जाए तो आप काफी पैसा निकाल सकते हैं, अपने अपना खर्चा चलाने लायक तो निकाल ही सकते हैं। तो यही तो सब ऑप्शन है सर, थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है इकोनॉमी जी। वीक होने के बाद। जी। जी। वो तो जी। है, संघर्ष जब तक नहीं होगा तब तक सफलता भी हासिल नहीं होती, क्योंकि आसानी से कुछ नहीं मिलता। जिस जो भी आज सफल हाँ सर, हुए हैं स्ट्रगल तो बहुत है। जो भी आज सफल हुए हैं उनके पीछे उनका एक लंबा संघर्ष रहा है, जो कि मतलब उसी वही जानता है जिसने ये संघर्ष किया होता है। हाँ सर, संघर्ष तो बहुत है। अब लेट्स सपोज मैं अपनी बताऊं, इकोनॉमी की प्रॉब्लम तो नहीं थी मेरे को, लेकिन और जी। सारी सोशल प्रॉब्लम होती हैं। एज बढ़ती जा रही है, लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जी। रिश्तेदार तो सबके इतने खास होते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान तो वही करते हैं। तो ये जी। सब चीजें फेस करनी पड़ती है, पर वही है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना पड़ेगा। जी। अगर आप रिएक्ट करेंगे इन चीजों को सुनने के बाद तो शायद आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी। इग्नोर करना भी जरूरी है चीजों को। जी। पॉजिटिव चीजों को ग्रैब करिए और नेगेटिव चीजों को इग्नोर करिए। तो जैसे आपने बताया, जैसे रिलेटिव हो गया, आसपास के लोग हैं जो वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है, जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिर पूछते भी हैं। और मोस्टली कॉमन क्वेश्चन यही रहता है बच्चों का, जब कोई पेरेंट्स से बात करता है, कोई रिलेटिव हो गया या कोई आसपास वाला हो गया, तो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस सवाल से दोनों को ही बहुत तकलीफ होती है। एक तो जो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं रहता अगर आपकी तैयारी को लंबा समय हो गया है तो। और बच्चे तो हम्म। खैर परेशान रहते ही हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये सवाल उनसे पूछा ही ना जाए या उनके सामने पूछा ही ना जाए। तो इसको आप कैसे मतलब टैकल करते थे इस सवाल को। इसके लिए सर सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्टिव होना पड़ेगा। मान जी। लीजिए किसी कोई पेरेंट है, उनसे किसी बाहर उनके मित्र ने पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है, और वो जी। घर में आके इस सवाल से परेशान होकर फिर अपने बच्चे पे गुस्सा उतारेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो हम्म। आप पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्टिव होना पड़ेगा, उनको ही सहना पड़ेगा। स्टूडेंट तो फिर भी सह लेता है, बोल देता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर जी। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं सुन पाते, सवाल से बचना चाहते हैं। तो हम्म। इतना कॉन्फिडेंस, पहले जो कैंडिडेट है उसको भी अपने माँ बाप को इतना भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाऊंगा, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। अगर इतना कॉन्फिडेंस वो दिला सकता है, आपके लक्षण भी उस तरह दिखने चाहिए। अगर मान लीजिए आप कह तो जी। रहे हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ और आप दिन भर इधर उधर घूम रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो माँ बाप को भी यकीन नहीं आएगा, तब वो नर्वस रहेंगे। अगर वो आपकी जी। मेहनत को देख रहे हैं तो वो भी कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि हाँ, हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है या हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है और वो सेलेक्ट हो जाएगी एक दिन, या हो जाएगा। ये आपने बहुत सही जी। बात कही कि लक्षण आपके दिखने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे हाँ, बोलते लक्षण हैं दिखते हैं पढ़ाई। सर। अक्सर बच्चे बोलते हैं हम तैयारी कर रहे हैं और पता चलता है वो फोन पे लगे हैं या कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी यस रहे हैं। यस। तो ऐसे में फिर माँ बाप भी क्या बोलेंगे, हम्म। कैसे बोलेंगे कि बच्चा हमारी तैयारी कर हाँ, रहा है करके। क्योंकि सर, हाँ, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि कई लोग तो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, और जी। आजकल ये तैयारी करना बेरोजगारी से बचने का बहाना भी है। जैसे जी। बेरोजगारी है नहीं उतनी। अब होता क्या है कि हम टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए हमने प्लेन बीए कर लिया, जी। सीए कर लिया, बीएससी कर लिया, जी। नॉर्मल सी डिग्री ले ली। अब जी। उसमें आप क्या एफर्ट डालेंगे? आप गवर्नमेंट जॉब निकालने लायक हैं नहीं, आप जी। इतना जी। पढ़ाई कर नहीं सकते, आप बैठ नहीं हम्म। सकते। तो हम्म। आपको थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहिए था, आपको आईटीआई करना चाहिए था, हम्म। आपको ऐसी चीज करनी चाहिए थी कि आप कुछ अर्न कर सकें।
हम्म। आपने एजुकेशन ऐसा लिया कि जिससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे आप हम्म। किसी अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। जी जी। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप दिन में 8-10 घंटा या 4-5 घंटा बैठने को तैयार है नहीं। तो फिर हम्म। आप क्या ही कर पाएंगे, फिर आप सिस्टम को कोसेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको कॉल सेंटर में जॉब करनी चाहिए, थोड़ा घर से बाहर निकलना जी चाहिए। हम अपने जी। एरिया में बंद जाते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे और जॉब हमारे लिए आएगी। अगर हम्म। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसका मतलब केवल इंग्लिश इंग्लिश नहीं है। अगर आपकी हिंदी स्किल्स अच्छी हैं तो हिंदी हम्म। कॉल सेंटर होते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो इंग्लिश कॉल सेंटर होते हैं। तो जॉब्स तो हैं, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। हमारा दुर्भाग्य है यहाँ जॉब नहीं है, लेकिन जॉब्स बहुत सारी हैं। बेसिकली आपका कहना है तो कि ये थोड़ा आपको बहानेबाजी की। हाँ, अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे टेक्निकल स्किल हो गया या हाँ, कोई स्किल्स में अन्य फोकस स्किल करना आपके चाहिए। आपके पास है, तो स्किल डेवलप करेंगे तो उससे आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी। और बाई चांस आपका किसी वजह से सरकारी एग्जाम में नहीं होता है तो आप उस स्किल के बेसिस पर सफल हो सकते हैं। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मैं बीच में तैयारी कर रहा था तो मैं 1-2 साल खाली रहा। तो बीच में जी मैंने 2-3 बार ऐसा करा कि जैसे ऑनलाइन जॉब ढूंढी बीपीओ वगैरह में। तो जैसे एक दो जी महीना जॉब करी तो थोड़ी सैलरी मिली, 20-40 हज़ार रुपये सेव हुए। तो फिर कुछ हम्म, टाइम आराम करके पढ़ाई कर ली। तो दो जी दो एक बार मैंने ऐसा करा कि बीच में 1-2 महीना जॉब करी, थोड़ी सैलरी आई, थोड़ा पैसा सेव किया, तो फिर अपना पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह जी अगर आपके छोटे मोटे स्किल हैं तो आप इतना थोड़ा बहुत अर्न करके फिर, अब मान लीजिए आप तैयारी में ही है, आपका मेन फोकस एग्जाम निकालना है, तो बीच में छोटी मोटी जॉब करके थोड़ा पैसा बचा के, आप मान लीजिए आप 2 महीना भी जॉब करते हो, अब 6-7 महीने लायक पैसा बचा लेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग 27 और 28 की एज में तैयारियां छोड़ देते हैं, और बहुत से लोगों का यह रहता है कि वो इस एज में तैयारी शुरू करना की सोचते हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट ये था कि अगर कोई 27-28 की उम्र में छोड़ रहा है तो उसके लिए क्या मेरी सुझाव है। देखिए, हम्म। छोड़ने के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि उसने बहुत मेहनत करी है पर उसे सफलता नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि उसको पूरी तरह तो नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात तो अगर वो इकोनॉमिकली सही है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मेरी एज हो रही है और कमाने की भी जरूरत है तो थोड़ा जॉब के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जॉब तो करनी ही पड़ेगी अगर इकोनॉमिकली थोड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा कम टाइम देगा अगर, क्योंकि 27-28 का हो गया है और उसने थोड़ी पढ़ाई करी है तो मतलब उसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गए होंगे। तो वो जॉब के साथ परस्यू कर सकता है। जी पर दूसरा केस इसमें यह है कि कोई छोड़ दे रहा है और उसकी पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो उसको तो छोड़ ही देना चाहिए, जी। क्योंकि वो केवल टाइम वेस्ट ही कर रहा है। हम्म। और आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन ये था कि कोई इस उम्र में तैयारी शुरू करता है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी जो 9 जुलाई वाले वीडियो का रिजल्ट आया था उसमें शायद 4th 5th रैंक थे कोई। उनकी जी। एज भी 38-39 थी और हम्म। उन्होंने पहली बार ही तैयारी करी थी। अभी मुझे ईओ में भी एक एक्स आर्मी मैन मिले थे, ईओ के डीवी में। तो जी उनकी एज भी 36-37 थी, उनके इस एग्जाम में भी अच्छे नंबर थे। मैंने नाम तो उनका पूछा नहीं, हो सकता है उनका नाम आया ही होगा लिस्ट में वैसे, क्योंकि जी। वो एक्स आर्मी वाले थे। तो शुरू तो आप कभी भी करें, लेकिन आप अगर आप कुछ प्राइवेट जॉब करके आए हैं तो मतलब आपने कुछ सेविंग तो करी होगी, तो आप दो हम्म। तीन साल आराम से दे सकते हैं। और आप 2-3 साल दे सकते हैं तो, और आप डेडिकेटली दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन वैसे भी हो ही जाएगा। तो शुरू करने में तो कोई इशू नहीं है। अगर 42 एज है तो आप 40 तक भी शुरू करेंगे। मैक्सिमम एज अगर 42 है तो वो तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, बट क्योंकि पैसा तो आपने कमाया होगा अगर आप जॉब छोड़ के आए हैं जी। तो उससे आप अपने रिसोर्स पूरा ले सकते हैं और जो भी पढ़ाई करनी कर सकते हैं। 1-2 साल तो देना ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो। तो अब जी चलते हैं हम सुमित क्वेश्चंस की तरफ। बहुत से लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे, हमने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि सुमित हमारे साथ जो है वो आने वाले हैं, हमसे बातचीत करने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें जो है सवाल लिख के भेजे हैं, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो बुक से रिलेटेड हैं। कौन से बुक्स उन्होंने आपने फॉलो की थी? शुरुआत करेंगे हम ठीक है। उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की थी? तो उत्तराखंड में मैंने परीक्षा वाणी फॉलो करी थी, जी अजय रावत फॉलो करी थी। और उत्तराखंड का जो एंशियंट वाला पोर्शन है, कुषाण कत्यूरी वाला, उसके लिए उसके कुछ टॉपिक्स उसमें अच्छे हैं, यशवंत कटोच में। और एक मैंने फॉलो करी थी डीडी शर्मा, उसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। तो डीडी शर्मा काफी मोटी बुक है पर वो कहानी की जैसी बुक है, तो वो जल्दी हो जाती है। उसमें सारे टॉपिक अच्छे से मतलब स्टोरी फॉर्म में दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन है। तो इतनी बुक से मुझे लगता है सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद हम जी। चलते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी सर मैंने केवल एक ही बुक पढ़ी, वो दृष्टि पब्लिकेशन की। जो दृष्टि की बुक है वो लक्ष्मीकांत का ही शॉर्ट वर्जन है। अगर आप पे बहुत ज्यादा टाइम है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। अगर आपको लगता है थोड़ा जल्दी पढ़ना है, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है, आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप दृष्टि की बुक पढ़ लीजिए, उसी का सार है एक तरह से। अगला सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए कैसे पढ़ें? ज्योग्राफी में सर जो लूसेंट प्लस 9-10 की एनसीईआरटी। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी बहुत बच्चों की दिक्कत रहती है कि उनको ये रहता है कि कंप्यूटर का हम कहाँ से तैयार करें अपना क्वेश्चन, तो उसके लिए उन्हें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? कंप्यूटर में सर एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर में ज्यादा रिपीट होते हैं। लूसेंट की कंप्यूटर की बुक काफी है पतली वाली, और पुराने क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा देख लें क्योंकि उसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं कंप्यूटर के काफी। जी। इसके बाद बारी आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसको जिसको लेकर लोग काफी टेंशन में रहते हैं कि कहाँ से तैयारी करें। करंट अफेयर मेरा सर ये रहता था, एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़ा आधा घंटा दे दिया उसको, और एक प्लस कोई वीडियो देख ले, जैसे कि कुमार गौरव सर, मैं उनका जी लेक्चर 1.5 या 1.75 की स्पीड में अपने सुबह नाश्ता वास्ता बनाते हुए, ऑफिस के लिए जाते हुए, या जब उससे पहले घर में था तो सुबह अपने काम करते हुए कान में ईयरफोन लगा के रोज देख लिया। अगर आपको जी। लगता है उनके लेक्चर लंबे हैं तो आप किसी और के भी देख सकते हैं, मतलब एक हम्म। रूटीन बना लीजिए। इसके बाद अगला सब्जेक्ट हमारा आता है रीजनिंग।
रीजनिंग में सर पर्सनली मुझे तो जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन जिनको जरूरत पड़ेगी तो वो आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है। उसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अलग आती है और रीजनिंग की अलग आती है। उसकी क्वांट तो हमारे वहाँ आता नहीं है उत्तराखंड के जी। एग्जाम में। हम्म। तो रीजनिंग की बुक ले सकते हैं उसकी। ऑनलाइन कुछ चैनल हैं मुझे यूट्यूब में। वैसे यूट्यूब में पढ़ाई के लिए अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मैंने पहले बताया, पर्टिकुलर टॉपिक खोज सकते हैं। केवल जी। पूरी पढ़ाई यूट्यूब से तो नहीं करें तो ठीक है। तो रीजनिंग के आपको जो प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन सीख सकते हैं यूट्यूब से। अगला सब्जेक्ट जी। हमारा हिंदी है, जो बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि उसमें पर्यायवाची हो गए और लोकोक्तियां होगी, वो कैसे पढ़े, कैसे याद करें। जी सर, हिंदी में ऐसा है देखिए, जो कुछ पोर्शन ऐसे है, मैं उसको पर्टिकुलर क्या नाम दूं, वन वर्ड टाइप का पोर्शन होता है, जैसे पर्यायवाची। आप जी। कोई टॉपिक नहीं है, आपको रोज कुछ शब्द याद करने हैं, या विलोम शब्द हैं, या हम्म। वर्ड मीनिंग वाले टॉपिक है। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हो गए। और एक पोर्शन है ग्रामर का। ग्रामर जी। तो चलो कॉन्सेप्चुअल है, जैसे आपने समास के क्या प्रकार होते हैं, या विशेषण के क्या प्रकार होते हैं, उसको तो आप जैसे नॉर्मल पढ़ाई करते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, लूसेंट में काफी कुछ दिया है। पर जी। जो वन वर्ड वाली चीजें हैं, तो समानार्थी हो गए या विलोम हो गए, तो आप उसको एक फ्लो बना लीजिए। जैसे कि आपने आज समानार्थी शब्द वाला चैप्टर खोला है, तो आपने आज 10 पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी तो एग्जाम दूर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने 10-20 आज पढ़ लिए, फिर 10 कल पढ़ लिए, आज 10 समानार्थी पढ़ लिए, कल 10 विलोम पढ़ लिए। पर इस तरह वो 10, केवल 10 कम पढ़ने हैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हम्म। फिर कल 10 और जी। पढ़ लिए, परसों 10 और पढ़ लिए। क्योंकि आप एक साथ इनको पढ़ेंगे तो खाली आप पढ़ेंगे, आपको रिटेन नहीं होगा। तो इससे जी। थोड़ा इन पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करिए। और ग्रामर लूसेंट में काफी अच्छी दी है। बाकी प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की बुक मैंने पहले भी सजेस्ट करी थी, उसके क्वेश्चन हम्म। काफी अच्छे हैं। कई लोग आदित्य पब्लिकेशन भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। पर जी। घटना चक्र में सोल्यूशन दिया है क्वेश्चन के साथ साथ, तो इसलिए मुझे आदित्य पब्लिकेशन से ज्यादा अच्छी लगी घटना चक्र। इसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट जी। साइंस है, तो साइंस को कैसे टैकल करें। साइंस सर, एक तो मैंने जो साइंस पढ़ी, लूसेंट में बेसिक साइंस दी है, जी। उसमें काफी कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर आप साइंस थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वैसे हमारे यूके ट्रिपल एससी में तो डीप साइंस आती नहीं है, शायद साइंस है जी। भी नहीं उसमें तो। हाँ, हम्म। उसमें तो साइंस नहीं है, उसमें इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है। उसमें नहीं तो है। जो यूके ट्रिपल एससी में साइंस आती है वो इन्वायरमेंट के फॉर्म में आती है। तो वो 9th और 10th की बुक में लास्ट के 2-3 चैप्टर होते हैं, वो डिजीज जी। वाले या वो इन्वायरमेंट वाले, तो उसमें हम्म। काफी कवर हो जाता है। और बाकी आधा पोर्शन उसमें ज्योग्राफी का होता है। तो जी। यूके ट्रिपल एससी में तो है नहीं, जो कोर साइंस है वो यूके पीएससी में आती है। तो उसमें आप जी। लूसेंट के साइंस के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें उसमें भी बहुत डीप नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत बेसिक। तो और अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो हमसे पूछे गए हैं कम्युनिटी टैब पर। तो जिसमें हमारा जी पहला सर। क्वेश्चन हमसे पूछा है, अर्जुन ने पूछा है। तो अर्जुन का ये क्वेश्चन है कि पढ़ाई के दौरान नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें, और हिंदी उत्तराखंड जीके के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सी किताब है जिससे कि अच्छे नंबर आए। किताबें वाला क्वेश्चन तो शायद सर ऑलरेडी हो चुका है, अब उस हो पर चुका है डिस्कस हमारा करना जी। ठीक नहीं है। हम्म। हाँ। नेगेटिविटी के लिए ये है कि अ, 2-4 चीजें हैं जो मैंने यूज करी। एक तो आप फालतू मोटिवेशनल स्पीकर को ना सुनिए, वो केवल टाइम वेस्ट ही करते हैं। जी। क्योंकि हमारे पास तो भगवत गीता है। अगर थोड़ा बहुत, मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आपको पढ़ना थोड़ा अजीब लगता है तो कुछ अच्छे यूट्यूबर्स के द्वारा उसका एक्सप्लेनेशन है भगवत गीता का, तो मेरे को लगता है वो काम करेगा। जी। मेरे को लगे, मैं ये भी कहूंगा भी 99% लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन हम्म। आप जो 1% भी करेंगे या 0.5% लोग भी करेंगे, उनको फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपके कुछ दोस्त होने चाहिए जो सेम लाइन पर हो। मतलब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे तैयारी वाले दोस्त ही होने चाहिए, जी। जिससे कि हम थोड़ी देर डिस्कस कर सके। ये नहीं कि फोन में बातों में लग जाए उनके साथ, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर सके। और इन चीजों में बहुत डूबना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, जी। नहीं तो फिर उसी में डूब जाते हैं। जी। और यह है कि वो एक जो मैंने पहले सजेस्ट किया कि अपनी कोई हॉबी होनी चाहिए, जो जैसे शाम को आप कोई कोई भी काम करें, आपको साइकिलिंग पसंद है, आपको थोड़ी देर क्रिकेट खेलना पसंद है, जिससे कि आपका जो पूरा दिन है पढ़ाई, आप मान लीजिए आप दिन भर घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, कोई जॉब वॉब नहीं करते, तो आप बोर हो जाते हैं। तो अगर ये 2-3 चीजें करेंगे तो मुझे नहीं लगता नेगेटिव होंगे। बाकी थोड़ा समाज नेगेटिव होने के लिए प्रेशराइज करेगा, उनको जी। इग्नोर करें। हम्म। तो इतना करके मुझे लगता है शायद कोई नेगेटिव नहीं होगा, और मैं भी ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हुआ। हो सकता है सर एक चीज और है, जैसे मैं ये चीजें बहुत इजीली बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं नहीं होता नेगेटिव, लेकिन कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज्यादा इजीली दूसरों की बातों से इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। जी। तो इसीलिए मैंने जो अपना पहला पॉइंट किया कहा था कि आप भगवत गीता पढ़िए, तो वो हेल्प करेगा। तो अगर किसी को लगता है वो दूसरों की बातों से बहुत इफेक्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो उसको एक बार फॉलो करके देख सकते हैं, वो काम जी। करेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है रोहित शर्मा ने। उन्होंने पूछा है कि जो कुमाऊनी गढ़वाली से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इन आपने क्या वो पढ़े थे, और पढ़े थे अगर नहीं पढ़े थे तो आपने जो है वो इसको स्किप किया या इसमें तुक्का लगाया। हाँ नहीं सर, वो थोड़ा किस्मत का साथ रहा, मैंने वो नहीं पढ़े थे। तो जी। लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ मेरे सुने हुए थे, जैसे वो जोए वाला कुछ आया था, वो मैंने सुना हुआ था लोगों को, मतलब घर वालों को या रिश्तेदारों को आपस में उस शब्द को यूज करते हुए। जी। और एक आध मुहावरे वाले आए थे, जैसे एक गढ़वाले का मुहावरा आया था कुछ, मुझे याद नहीं है, उसके 4 ऑप्शन दिए थे हिंदी वाले सेक्शन में। तो जी। मैं तो कुमाऊनी हूँ, पर वो गढ़वाली वाला क्वेश्चन भी मुझे समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि अगले को भी आ ही सकता है जब मुझे समझ में आ गया तो। हाँ, इसमें जो प्लेन्स की पृष्ठभूमि के हैं, उनको थोड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वो तो टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। कुमाऊनी गढ़वाली लैंग्वेज में काफी कुछ
अगर एक पर्टिकुलर शब्द आ जाए तो वो गलत हो सकता है, पर एक वाक्य आ जाए या मुहावरा आ जाए तो कुमाऊनी वाला गढ़वाली को और गढ़वाली वाला कुमाऊनी को समझ सकता है। जी जी। पर जो प्लेन्स के बच्चे हैं हरिद्वार उधम सिंह नगर के, उनको थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो उनको थोड़ा पर्टिकुलर किताब के बारे में पता करना पड़ेगा, और इस बारे में मुझे नहीं पता है कि क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए। और रोहित का ही जी दूसरा सर। क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर ऑब्जेक्शन हम लगाते हैं, अगर वो वैलिड ऑब्जेक्शन होता है तो आयोग उसको डिलीट भी करता है, चेंज भी करता है। अब हम्म। जैसे अभी ये इसी वाले पेपर में वो अस्कोट वाला क्वेश्चन आया था, कत्यूरी वाला, वो जी जी। मैंने भी लगाया था। हम सबको लगा वो चेंज होगा, पर वो नहीं हुआ। अब जी। उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है वो एक तरह से काफी ब्लड पिक्चर में है। मतलब हम्म। कुछ राइटर कुछ कहते हैं, कुछ राइटर कुछ जी। कहते हैं। तो अगर आयोग ने डिलीट नहीं किया है तो किसी ना किसी बुक का रेफरेंस उसने भी लिया होगा। जी बिल्कुल। तो और जिसने ये माना होगा कि उनकी शुरुआत अस्कोट से ही हुई थी, तभी उसने डिलीट नहीं करा, तो उसके लिए तो हम्म। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो हम कॉमन बुक्स पढ़ते हैं, जो मैंने बताया या जो दूसरे अदर टॉपर्स ने बताया, हम तो वही बुक पढ़ते हैं अधिकतर लोग। जी। तो आप ऑब्जेक्शन तो जो हमारे हाथ में नहीं है तो उसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। और जी इन्हीं का तीसरा क्वेश्चन है बुक लिस्ट के बारे में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लव का। वो कहते हैं कि उत्तराखंड जीके याद करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें, और लॉन्ग टाइम तक इसे कैसे याद करें। और इसी के साथ इन्होंने जोड़ा है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी साइंस के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो ये जो है ये तो हम बुक लिस्ट का तो बता चुके हैं। आप हाँ अगर पहले का आंसर देना हाँ चाहें कि जो याद करने वाली दिक्कत हाँ है उत्तराखंड। हाँ। सर याद करने के लिए देखिए क्या होता है, अब इसका कोई शॉर्टकट या कोई बहुत सीक्रेट फॉर्मूला तो है नहीं, हार्ड वर्क ही है। बुक्स जी मैंने आपको बता दी, या इसके अलावा भी आपको कुछ अन्य लोगों ने अन्य किताबें बताई होगी, आपको वो सही लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो किताबें मैंने बताई वो बहुत वो ही सही है, वो मेरे लिए सही है। हो सकता है जी। किसी को वो अजीब लगे, तो आप कोई दूसरी भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पढ़ना ही है। दूसरा, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, जैसे अभी क्वेश्चन आया था शायद, आप किसी नदी के किनारे आ रहे हैं उत्तर से दक्षिण की दिशा को, तो पहले कौन सा शहर पड़ेगा, फिर कौन जी सा जी। शहर पड़ेगा, इस तरह के हम्म। क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके लिए तो फिर आप यही कर सकते हैं कि आप कभी टाइम निकाल के घूमे पूरा उत्तराखंड। अब वो भी पॉसिबल नहीं है बेरोजगारी में, पढ़ाई करते समय। तो फिर आपको किताबों से पढ़ना पड़ेगा। जी। तो इसके पढ़ना ही बाद। पड़ेगा ले देकर, या तो आप फिर काफी चीजें फील करके, जैसे उत्तराखंड के संस्कृति क्वेश्चन आते हैं, काफी लोगों की वो पार्ट स्ट्रांग होता है क्योंकि वो संस्कृति में हम्म। रहे होते हैं, उस हम्म। जगह को देखा होता है। हम्म। तो ये चीजें भी, अगर आप में इस तरह का शौक भी हो, आप उन लोगों से मिलें, उस संस्कृति को देखें, वहां थोड़ा जाएं कभी टाइम निकाल के, तो इस तरह से भी थोड़ा फायदा होता है आपका। एक ब्रेक भी हो जाता है पढ़ाई से। अगर आप मान लीजिए कोई कहीं घूमते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति अंचल में कहीं जाते हैं, कहीं पहाड़ों में जी देखते हैं, तो आपका जी। घूमना भी हो जाता है और आप काफी चीजें सीख भी जाते हैं। और आजकल तो जहां पर भी कोई भी मेले का आयोजन होता है तो उसका या तो लाइव प्रसारण हम्म, हो रहा होता है या तो लोग व्लॉग या रील अगर कहें तो वो बना के भी पोस्ट कर देते हाँ हैं। बाकी न्यूज़पेपर में तो खैर आता ही है हाँ उसके बारे में। हाँ। इन टॉपिक्स का सर, जैसे आपने वीलॉग बोला, तो इन टॉपिक का वीलॉग हम देख सकते हैं जो हमारे संस्कृति से जुड़े हो, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं। तो उस हम्म। जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए हम लेट सपोज कोई जनजाति की बात करते हैं, भुटिया जनजाति की बात करते हैं, तो उनकी दारमा घाटी है, व्यास घाटी है, हम्म। चौदास घाटी है, गढ़वाल में माड़ा घाटी है, नीलांग घाटी है। तो इन जगह बहुत लोग घूमते हैं। आप चलो पर्सनली आप नहीं भी जा सकते हैं, तो जो लोग जा रहे हैं वो उसके बारे में कुछ अच्छा नॉलेज बता रहे हैं। कई अच्छे लोग, कई अच्छे चैनल है जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं इन जगह के बारे हम्म। में, तो आप वो देख हम्म। सकते हैं, तो उससे आपको कुछ नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि हर चीज किताब में नहीं मिलती है, कुछ चीजें इधर उधर से भी देखनी पड़ती है। इस पे एक चैनल मेरे को भी याद आया अभी, बारामासा करके एक चैनल है जो इस बारे में हाँ, काफी मैं अच्छी नाम मेरे को याद डॉक्यूमेंट। नहीं आ रहा था। जी जी हाँ, बारह मासा की डॉक्यूमेंट्रीज काफी अच्छी है, मैं उनको देखता भी हूँ, मुझे आपने याद दिला दिया। तो उसको मैं काफी देखता हूँ, काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है उनकी। जी जी। तो वहां से वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कब्बू का। उसने उन्होंने पूछा है कि आपने अपनी तैयारी पे कितना टाइम दिया और एक एवरेज स्टूडेंट को कितने टाइम पढ़ना चाहिए और कितने साल गवर्नमेंट जी सर। एग्जाम को देने चाहिए ताकि वो समय का यूज कर सके। और कब तक उसे पढ़ना चाहिए कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। नहीं देखिए सर, ऐसा होता है कि मैंने कितना टाइम दिया, तो इसका पर ठीक 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 आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जी कोविड से पहले मैं जॉब करता था, टीचर था मैं प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कॉलेज में जी पढ़ाता था। तो तब मैं जी। जॉब तो करता था, पर मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं। मुझे टाइम मिलता था तो मैं पढ़ लेता था, जैसे मौसमी छात्र होते हैं, एग्जाम करीब आया तो थोड़ा पढ़ लिया, फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ, कभी इस एग्जाम की तैयारी करी, कभी उस एग्जाम की तैयारी करी। तो इससे बचना है आपको। आप एक टाइप के सिलेबस में जितने एग्जाम कवर हो जाए, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तब थोड़ा बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं। आप यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की एक साथ कर सकते हैं, उनका सिलेबस सेम है। फिर आप एसएससी की तरफ नहीं जा सकते, उसका सिलेबस एकदम अलग है। तो आप पहले एक टाइप के देख लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर सिलेबस में कितने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और जी कितने टाइम तक उसको दे सकते हैं। वो तो आपको अपने अंदर से आवाज आ जाएगी। जब आप एक आध साल पढ़ लेंगे तो आपको अपने लक्षण स्वयं ही दिख जाएंगे कि क्या मैं इस लायक हूँ कि नहीं। कई बार जी। आपको ऐसा पता होगा कि मैं इस लायक हूँ, पर ज्यादा प्रेशराइज होके या एग्जाम के दिन में ज्यादा नर्वस होके एक गलत कराता हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब आप उस लायक हैं, आपको इस पे काम करना है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि मैं फालतू और मैं सुन। केवल एग्जाम देते जा रहा हूँ और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो उनको क्विट कर देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, और वो सही सही लग जाता है हमको कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर मेरे देने से बढ़िया उनको खुद ही मिल जाएगा कि उनको कब तक तैयारी करनी चाहिए। तो सुमित हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए क्या मैसेज है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे।
सर तैयारी करने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी जिस समय आप पढ़ाई करते हैं उस समय फोकस रहिए। बिल्कुल पढ़ाई के अलावा कुछ मत सोचिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप मान लीजिए आपने 2 साल दे रहे हैं आप अपनी पढ़ाई को, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, जितना भी दे रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। आप जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आया था कि कितना टाइम देना चाहिए, उसका आंसर सबके लिए अलग अलग है। जी सबकी कंडीशन अलग अलग है, तो आपको कितना टाइम देना है आपने ये डिसाइड करना है। हो सकता है आपने डिसाइड 2 साल किया हो, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा और मेहनत करूंगा, 2-4 महीना और मेहनत करूंगा तो निकल जाएगा, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए उस दौरान, पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड रहने के तरीके मैं अभी बता चुका हूँ। और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक बने रहना है, लाइफ में और भी चीजें हैं उनको एंजॉय करना है। जो अपनी हॉबीज है, जो अपने लाइक्स हैं, उनको भी फॉलो करना है। और पढ़ाई भी करनी है। कभी मतलब एक दिशा में नहीं बहते रहना चाहिए, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जिंदगी एकदम बोरिंग हो गई है, कुछ करने के लिए नहीं है। जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मैंने खूब इंजॉय किया, मैंने पढ़ाई करी। मुझे पार्टीज बहुत पसंद थी तो मैंने खूब पार्टी वगैरह करी। 6 दिन पढ़ाई करी तो 7वें दिन अपना एंजॉय करा। तो ये सब चलते रहना चाहिए लाइफ में। बोरिंग नहीं होनी जी चाहिए लाइफ सर। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर मेरे कोई जवाब छूट गए हो या किसी का सवाल नहीं आ पाया हो, तो मुझसे पर्सनली भी ये सवाल पूछ सकता है। टेलीग्राम हो गया या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी मुझे मैसेज कर सकता है। मैं रिप्लाई कर दूंगा जितना भी मुझसे हो सकेगा। मैं अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं उससे क्लियर कर दूंगा। जी तो कभी भी किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते जी। तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम का लिंक जो है हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब समय आ गया है इंटरव्यू को वाइंड अप करने का। तो थैंक यू सुमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपने स्टूडेंट के सवालों के जवाब दिए। तो आई होप आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आप स्टूडेंट्स का कोई सवाल बचता है तो आप कम्युनिटी टैब में हमसे उन अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।